प्लांट्स शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, उसको हम क्या बोलते हैं? द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होती है सेल्स, that by now have lost the capacity to divide, because it's the property of differentiated cells that they lost the capacity to divide. अगर वो regain करते हैं वापस capacity to divide को कुछ certain conditions में, उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, कि यहाँ पे रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि वापस सेल डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स हो रहा है, जैसे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम होता है ना, और कॉर कैम्बियम, कल हम ये देखा था ये डायग्राम इसकी, वो बन जाता है पेरेन्काइमा सेल से, लेकिन जो फुली डिफरेंशिएट हुई थी। लेकिन सवाल पैदा क्या होता है, जो फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स होंगी वो तो परमानेंट सेल्स ही होती है ना। पेरेन्काइमा सेल्स कौन सी एग्जांपल से आती है? परमानेंट टिश्यू की एग्जांपल में आती है। वी नो कि परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इन्हीं फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से बन गया ये दो चीजें। कौन दो चीजें? एक तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। तो मतलब क्या हो गया, ऐसा हो सकता है रिवर्स प्रोसेस हो गया कि उल्टा परमानेंट सेल से ही क्या बन गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वरना उसको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। वरना क्या होता है, बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएटेड परमानेंट टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, हमने अच्छे से देखा था। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम्स या जो टिश्यूज बन गए ना, फॉर एग्जांपल यहाँ कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बन गया, आर एबल टू डिवाइड। अब ये खुद डिवाइड करेंगे कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, और बनाएंगे सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। इससे क्या बनता है बाद में? इस कैम्बियम से बनना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर वो डिवाइड नहीं कर पाता है और, ठीक है, बट मैच्योर, लेकिन उनमें मैच्योरिटी आती है, यानी कि उनमें होती है और डिफरेंशिएशन, उसी को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। जैसा कि मैं आपको कहा था, डी डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज फॉलोड बाई रीडिफरेंशिएशन। ये कोई लॉजिक उतना खतरनाक नहीं है, बस ऐसे याद करना है। अब लिस्ट सम, ये क्वेश्चन हमने सारे पढ़े थे कल, है ना, ये मसला नहीं है, यहाँ तक हमने किया था ये। हमने कहा था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल आती है मतलब वुडी प्लांट्स डाइकोटिलेडोन्स, ये नहीं कहा था, अब जरूरत नहीं है, अब टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सब हमने कहा था कि रिकॉल इन सेक्शन 30 वी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट्स इज ओपन, है ना, यानी कि ओपन क्या होता है? जनरली जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होती है क्या, या तो इनडिटर्मिनेट या तो डिटर्मिनेट, लेकिन मोस्टली क्या होती है? इनडिटर्मिनेट, नॉट फिक्स्ड। तो वैसे ही ओपन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? वो होता है, नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स ओपन। क्यों होती है ओपन डिफरेंशिएशन? बिकॉज सेल्स और टिश्यूज जो होती है, जो अराइज आउट हो जाती है ऑफ द सेम मेरिस्टम, एक ही मेरिस्टम से जो सेल्स और टिश्यूज निकल जाती है, उनके स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट होते हैं मेच्योरिटी के मौके पे। सेल्स तो एक ही मेरिस्टम से बन गई है, अगर सेल्स एक ही मेरिस्टम से बन गई है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन ओपन होती है। ओपन मतलब जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है एट मेच्योरिटी ऑफ अ सेल या टिश्यू, उसको डिटरमाइन कर दिया जाता है बाय लोकेशन ऑफ द सेल विद इन, ठीक है। जिस लोकेशन पे सेल होगी ना, वो उसी एतबार से अपना आप बना लेगी, है ना। एग्जाम्पल दी थी ना कल, वो रूट की एग्जाम्पल। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ सेल्स जो है वो रूट टिप्स पे होंगी, अगर कुछ सेल्स रूट टिप्स पे होंगी वो क्या बनाएंगी? शाबाश, रूट कैप। अगर कुछ सेल्स जो है वो होंगी मानिए आप सरफेस के ऊपर, यहाँ बनेंगे वो होंगी पेरीफेरी के ऊपर। पेरीफेरी क्या होता है? सरफेस के ऊपर। वो क्या बनाएंगी? एपिथी, सॉरी नहीं, ये एपिडर्मिस, है ना, ये हमने कहा था। तो वही चीज़ है। फिर हमने कहा था यहाँ पे जैसे से यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट एपिकल कैप्स। कल मैं आपको कहा था, अगर यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम है, इससे दूर जाएंगे यहाँ पे सेल्स होंगी, उससे क्या बन जाएगी? रूट कैप। डायग्राम में कल आप देख सकते हैं पुराने वीडियो को। उसके बाद वाइल दोज पुश टू द पेरीफेरी, जिनको सरफेस की ओर ले लिया जाता है, वो बन जाएंगे बाद में एपिडर्मिस। तो मतलब क्या हो गया? फेट इज पोजिशन डिपेंडेंट। मैंने क्यों वो सब चीजें कहा था, देखिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई इंसान बोलते हैं मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी है, मुझे क्यों नेटिव साइड सवाल निकल गए? मसला होता है कि वहाँ पे अलग लैंग्वेज भी आ जाती है बाज़ औक़ात, तो वो समझ होती है वो लैंग्वेज, है ना, कि फेट किसको बोलते हैं, डेस्टिनी किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक फेट किसको बोलते हैं, वहाँ पे सवाल वैसे आते हैं। अगर सवाल ऐसे आते हैं ना, डायरेक्ट लाइन लाइन आते हैं सीधा वहाँ पे, तो आसान होता है हर एक के लिए, लेकिन थोड़ा रीजनिंग बेस्ड होता है, क्योंकि आप कंपटीशन बढ़ रहा है, अब दिमाग से पढ़ना है चीज़ों को, ना कि सिर्फ पढ़ना है। रॉट लर्निंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती है ना, इससे टाइम लगता है हमें पढ़ने में, क्योंकि हम रॉट लर्न नहीं कर रहे हैं। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन? आप कर सकते हैं कुछ ऐड, कोरिलेटिंग, जो रिलेशन देगा ऐसे कि
पोजिशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजिशन इन एन ऑर्गन। जिस एतबार से सेल की पोजीशन होगी, सेल किस जगह पे है, उसी एतबार से ऑर्गन का वो हिस्सा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूट एक ऑर्गन है, रूट के टिप पे अगर सेल्स होंगी वो बनाएंगे रूट का क्या, कैप। अगर रूट के सरफेस पे होंगी क्या बनाएंगे वो, एपिडर्मिस। तो कुछ और एग्जांपल्स है, वो हमने कल दिया था। सारे एग्जांपल्स जो जहाँ पे होता है वो उसी एतबार से वैसा ही बन जाता है। हमने कल कहा था स्पंजी मीजोफिल की एग्जांपल और पैलिसेड मीजोफिल की एग्जांपल। स्पंजी मीजोफिल होता है नीचे की तरफ, और पैलिसेड मीजोफिल का होता है ऊपर की तरफ। ऊपर वाली सेल्स जो लीफ की होती है जो मीजोफिल सेल्स होती है बना रही है पैलिसेड सेल्स, ठीक है। और स्पंजी सेल्स कैसे बन जाती है, स्पंजी मेसोफिल बन जाता है जो नीचे वाली मेसोफिल सेल्स होती है, क्योंकि वहां पे एयर स्पेसेस होती है। वो होती है लोअर एपिडर्मिस की तरफ से, और जो पैलिसेड होती है ऊपर की तरफ से, वो होती है अपर एपिडर्मिस की तरफ से। कल मैंने आपको ये भी कहा था, डायग्राम भी दिखाई थी, तो ये जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम नीचे, देखिए डेवलपमेंट देखते हैं हम। हमने डेवलपमेंट के बारे में भी कहा था, लेकिन हमें आज इसके बारे में पढ़ना है अच्छे से कि आखिर डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। बड़ा बेसिस से हम पढ़ेंगे, मैंने इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं आज। मुझे इसको आज टाइम लगा अच्छा खासा बनाने में, लेकिन आज बन गए सबसे बेस्ट नोट्स। ये देखिए आप, है ना ये, यहाँ पे व्हाट इज डेवलपमेंट इन प्लांट्स, डेवलपमेंट क्या होता है। इन शॉर्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल चेंजेस जो प्लांट में हो जाती है सीड जर्मिनेशन से लेकर डेथ तक। जैसा हमें होता है, एक बच्चा माँ की पेट से निकल जाता है, फिर उसके बाद अब देखिए वो एंड पे क्या होता है, मर जाते हैं। तो सीड की ऐसी मिसाल होती है, सीड है जर्मिनेट, निकल जाता है सीड, स्प्राउट आउट करते हैं, निकलता है सीडलिंग। उसके बाद क्या हो जाता है, आग का डेथ हो जाती है। और डेथ की जो बायोलॉजिकल टर्म है वो सेनेसेंस होती है। सेनेसेंस एक बायोलॉजिकल टर्म है डेथ की। सेनेसेंस मतलब होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो बिल्कुल इम्पेयर हो जाती है, इम्पेयर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारी सेल्स काम करिए ना, इसको बहुत थेरी इसके बारे में है कि कैसे इंसान मर जाता है, क्यों है ना। तो इसमें एक आती है, इस इम्पेयर हो जाता है, मतलब जो काम कम कर रहा होता है, आज सब पुराना हो रहा होता है सब कुछ, है ना। हम अभी मैं भी बात कर रहा हूँ, इस टाइम मैं जवान हूँ, आप भी जवान हो माशाल्लाह, हम सारे जवान हैं। एक दिन हमारी जो हड्डियां हैं इसमें ताकत नहीं रहेगी, हमारी जबान में ताकत नहीं रहेगी, हमारे दिमाग में ताकत नहीं रहेगी। तो हमें क्या आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है ना, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। इसलिए हमेशा नदामत में रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान कमजोरी की ओर ही जा रहा है, ना कि ताकत की ओर। जैसे कुरान बोलते हैं ना कि सूरत सूरह यासीन में क्या है वो आयत, अ, अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला ताकिलून। जिसको हम उम्र देते हैं ना, उसको हम तनकीस करते हैं खल्क के अंदर। मतलब क्या हो गया, जितनी एज बढ़ती है उतना इंसान पीछे ही जा रहा होता है, उसको लग रहा होता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, लाइक एडवांसमेंट। नहीं, उतना ही मौत के करीब जा रहा होता है। वमन नुअम्मिरहु, जितनी उम्र बढ़ जाती है, नुनक्किसहु फिल खल्क, उतनी तख्लीक के अंदर नुक्स हो जाता है। उसको बोलते हैं सेनेसेंस, जब इंसान मर जाता है आखिरकार, है ना। तो वो चीज़ याद रखनी है। उसके बाद, और अल्लाह ताला ने इतनी मिसाल दी है कुरान में प्लांट्स के बारे में, बार बार मिसाल आती है, क्योंकि इनका साइकिल हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये बड़े हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऑटम आते हैं, खत्म हो जाते हैं, वापस उठ जाते हैं। क्यों, किस लिए, क्योंकि हमें भी एक दिन जिस जात ने हमें जिंदगी एक बार कॉन्शियसनेस दी है, फिर लेगा हमसे ये जान, फिर वापस दे सकता है वो, क्योंकि वो पेड़ों को हमेशा ऐसे होते हैं, सीजनली चेंज होते हैं पेड़, है ना, पीरियोडिकली इनमें होते हैं। जैसे हम सोते हैं, वापस जागते हैं, वापस होते हैं, ये सब निशानियां होती है, इस पर गौर करना चाहिए। आखिरत की जिंदगी के ऊपर इस पे एविडेंस हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ क्या होता है पहले, ग्रोथ मतलब होता है यहाँ पे साइज कैसे बढ़ रहा है, चाहे सेल डिवीजन हो रहा है या सेल की एनलार्जमेंट हो रही है, दोनों को हम ग्रोथ से तशबीह देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर, वो होता है जब सेल्स का एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है, वो स्पेशलाइज बन जाती है। जाइलम फ्लोएम इसमें एग्जांपल आती है। जाइलम फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड, स्पेशलाइज्ड, ऑलरेडी हैविंग देयर फंक्शन, लूजिंग द एबिलिटी टू डिवाइड। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर होती है मैचुरेशन, कि सेल पहुंचती है अपने फंक्शनल स्टेट के ऊपर, जहाँ पे वो काम कर सकती है। मैच्योर्ड स्टेट स्टेट तक सेल पहुंच जाती है, ठीक है। तो एंड पे होता है सेनेसेंस, यानी कि एजिंग प्लस डेथ, एज के साथ साथ मौत आ जाना। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग भी और डेथ भी,
कि विद टाइम सेल्स पुरानी हो रही होती है, मेटाबॉलिक फंक्शंस इम्पेयर हो रहे होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज डिस्टॉर्ट हो रही होती है, अंदर से मैकेनिज्म कमज़ोर हो रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, इंसान का मेटाबॉलिज्म विद टाइम लेस एफिशिएंट बन जाता है, इंसान की रिएक्शंस जो है वो उतनी अच्छे से इफेक्टिवली नहीं हो पाती है, बीमारियां आ जाती है, इंसान की मौत आ जाती है। इस सब में निशानी है। अल्लाह की कसम, दुनिया की सबसे बड़ी निशानी खुदा की ज़ात के बारे में यही चीज़ है कि आखिर अगर तो खुदा नहीं है तो हम क्यों मर रहे हैं, इस दुनिया से क्यों जा रहे हैं हम, एजिंग क्यों हो रही है। तो मतलब है ना कि हम किसी टाइम के लिए यहाँ पे आ गए हैं, ना कि हमेशा की जिंदगी के लिए यहाँ पे। हर चीज में निशानी होती है अगर इंसान गौर करेगा, है ना। सो डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट गेटिंग बिगर, है ना, इट्स गेटिंग बिगर, बिगर, बिकमिंग स्पेशलाइज्ड, एंड आफ्टर दैट रीचिंग मेच्योरिटी एंड्स इन सेनेसेंस। सो एवरीथिंग हैज एन एंड, है ना। सीक्वेंस इन प्लांट सेल, देखिए आप जान सुनिए, प्लांट सेल के अंदर कैसे यहाँ पे होती है अब ग्रोथ, हमें वो देखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि आप इसका एक लाइफ पाथ देखिए सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, हाँ, यंग डिवाइडिंग सेल्स होती है, डिवाइड करती है एक्टिवली, ग्रोइंग रीजन्स यानी कि शूट और रूट टिप्स में पाई जाती है, रैम और सैम। सेल डिवीजन होने के बाद एक से दो बन जाती है, वो होने के बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ आ जाती है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है अबाउट प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अगर आप देखेंगे ना ऐसे ही, देखिए हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ध्यान से देखिए आप चीज, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्म आया ना यहाँ पे, साइटो मीन्स सेल, सेल प्लाज्म, प्लाज्म साइटोप्लाज्म, सेल का जो प्लाज्म होता है ना वही। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ ऐसे आप याद रख सकते हैं इस प्लाज्म से, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल के प्लाज्म में जितनी इंक्रीज हो जाएगी उसको बोलेंगे प्लाज्मेटिक ग्रोथ, यहाँ पे हो रही है। साइज ऑफ वैक्यूल की बात नहीं हो रही है, वैक्यूल क्या होता है, जो ना पानी जिसमें होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें पानी भरा होता है। साइज ऑफ वैक्यूल बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि साइटोप्लाज्म जो है वो बड़ा हो रहा है, पूरा साइटोप्लाज्म ही बड़ा हो रहा है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है, उसका उसकी साइज का इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। तो प्लाज्म मेम्ब्रेन जो है कि अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो इसी प्लाज्मा को बाहर से मेम्ब्रेन होता है। तो ये समझना है, प्लाज्म का मतलब, प्लाज्मा का मतलब होता है जो सेमी सॉलिड होता है, ये भी आप समझ सकते हैं ऐसे। उसके बाद कब होता है कि हैपेंस मेनली आफ्टर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद ही ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, सेल हो जाती है मेटाबॉलिकली एक्टिव। जब ऐसा हो जाता है तो ये बिल्ड करती है मोर प्रोटोप्लाज्म को। सेल जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है उतना उतना वो प्रोटोप्लाज्म बढ़ा रही होती है, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो इंक्रीज इन द लिविंग साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है एक सेल का, इलोंगेशन से पहले ऐसा हो जाता है कि साइटोप्लाज्म मटेरियल सिर्फ बढ़ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ इन शॉर्ट। फिर होता है असली ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, इलोंगेशन, कि सेल स्ट्रेच करती है, ठीक है, और ग्रो करती है साइज के अंदर। जाहिर सी बात है इलोंगेशन तो वही होता है। और यहाँ पे वाटर अपटेक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाटर अपटेक होता है, तब जाके सेल जो है वो बन जाती है टर्जिड, है ना, उसमें अगर फोर्स आता है वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। फिर होती है डिफरेंशिएशन, बात है उसके बाद कि सेल को मिलता है अपना जॉब, बनती है जाइलम फ्लोएम या कुछ और बन सकती है सेल। फिर होती है मैचुरेशन, फिर होती है सेनेसेंस, तो ये खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये चीज समझा है, ये भी एनसीईआरटी ने समझा है, ये नीट में सवाल बहुत बार आता है, बहुत बार आया सवाल ये वाला। वो है कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है इन तीन चीजों में। ग्रोथ सिंपली मतलब होता है साइज में बढ़ जाना, यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही है ग्रोथ में। कितनी क्वांटिटी, क्या, अच्छा दो, अब कितना हो गया साइज, 3 सेंटीमीटर, फिर चार, फिर पाँच। डिफरेंशिएशन में हम क्वांटिटी की बात नहीं करते, वहां पे हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, सेल क्या बन गई, किस क्वालिटी की बन गई, जाइलम बन गई, ठीक, फ्लोएम बन गई, क्या बन गई, स्टेम सेल बन गई, जर्म सेल बन गई, जाइलम फ्लोएम बन गई, वेस्कुलर बंडल बन गया, पेरेंकाइमा बन गया, कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। हम क्वालिटी की बात करते हैं इन डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में हम देखते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन एक साथ। डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म होती है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, साइज में भी इंक्रीज हो रहा है सेल्स का, साथ साथ में डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बड़ा चीज होता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंदर कुछ और चीजें आ जाती है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं नीचे। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है ये भी समझना है। अक्सर बायोटेक्नोलॉजी में ये लफ्ज आता है प्लास्टिसिटी, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में भी ये चीज। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है प्लांट जो है वो चेंज करते हैं अपने फॉर्म को एनवायरनमेंट के हिसाब से। प्लास्टिक को क्यों बोलते हैं प्लास्टिक,
उसको मेल्ट कर सकते हैं, उसको हम बेंड कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं प्लास्टिक का अच्छे से, है ना। थोड़ा सा हमें फॉर एग्जांपल ये पेन प्लास्टिक का है, नहीं सच में प्लास्टिक है, उसको हम जलाएंगे, उसको ऐसे बेंड हो जाएगा, नहीं होता है डक्टाइल मेलिएबल होता है ना, क्या उसको मेलिएबल बोलते हैं, हाँ मेलिएबल शायद उसको बोलते हैं ना, जो इजिली बेंड होता है। तो जो अपने फॉर्म को इजिली चेंज कर पाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे एनवायरनमेंट है अपने आप को वो चेंज करता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। बाज़ औक़ात इंसान में भी इस्तेमाल करते हैं ये इंसान बहुत इसमें बहुत प्लास्टिसिटी है। इसको साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं अडेप्टिव इंटेलिजेंस, अडेप्टिव इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस कि जब इंसान अडेप्ट कर पाता है, उसको पता होती है मैं किस माहौल में हूँ उस टाइम, मुझे कैसे बात करनी है। मैं बुजुर्ग के सामने बात कर रहा हूँ कि बच्चों के सामने बात कर रहा हूँ या आवाम के सामने बात कर रहा हूँ, अपन आप वो ऐसे अडेप्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अडेप्टिव इंटेलिजेंस। सेम आप मानिए प्लांट्स में जो अडेप्टिव इंटेलिजेंस होती है वो होती है प्लास्टिसिटी, कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से या अपने लाइफ स्टेज के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं। अब प्लास्टिसिटी से क्या हो जाता है, इसमें एग्जांपल आती है हेट्रोफाइली। असल में हेट्रो मतलब डिफरेंट, फाइली मतलब लीफ, आप जानते हैं ना, फाइलोटेक्सी पढ़ा था हमने फाइलोटेक्सी नहीं पढ़ा था हमने, हमने क्या पढ़ा था, हाँ फाइलोटेक्सी पढ़ा था हमने। फाइलो मतलब जहाँ पे लीफ के बारे में बात हो रही होगी इन शॉर्ट। हेट्रो मतलब जो डिफरेंट, डिफरेंट लीफ मतलब क्या हो गया, सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट लीफ शेप। एक जब बच्चा प्लांट था एक शेप थी लीफ की, अब प्लांट बड़ा हो गया इसकी शेप ऑफ लीफ चेंज हो रही है। जैसे मानिए आज मेरा चेहरा बड़ा हो गया, मैं लगता हूँ शक्ल से बड़ा, एक टाइम मैं बच्चा था, तो मुझे भी क्या हो गया, मेरा फेस चेंज हो गया, लेकिन इंसान तो वही को ना, हाँ प्लांट तो सेम, बस डिफरेंट लीफ शेप हो जाती है। इसको बोलते हैं हेटेरोफाइली, जो कि होना होता है। इसमें कॉटन, कोरिएंडर और लार्क, लार्क्स पर की एग्जांपल आती है। कोरिएंडर का तो दानी वाले ना, और लार्क्स पर इसमें एग्जांपल आती है। इसमें क्या होता है, इनमें जुवेनाइल लीव्स बराबर नहीं होते अडल्ट लीव्स के, ना, नॉट इक्वल टू अडल्ट लीव्स। जो जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब यंग बच्चे लीव्स, बचपने में जो लीव्स होते हैं, जो डेवलपमेंट में अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, अगर वो किसी शेप के होते हैं ना, वो शेप मैच नहीं कर पाती अडल्ट शेप में, अडल्ट शेप भी बदल जाती है। इसको बोलते हैं हेट्रोफाइली। ये ओके, एक एग्जांपल कॉटन की एग्जांपल। सेम बटर कैप, बटर कप एक ऐसा प्लांट होता है जो एनसीईआरटी ने दिया आपको, ये देखिए आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने एनसीईआरटी की डायग्राम यहाँ पे लाई है। एनसीईआरटी ने पहले दिया है हेट्रोफाइली इन लार्क्स पर, है ना, लार्क्स पर कोरिएंडर क्वार्टर में एक ही बात है। ए पार्ट देखिए आप, जुवेनाइल अडल्ट से कर रहे हैं मैच, नो, आप लिखेंगे एनसीईआरटी पे ऐसे, ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आपको याद रहेगा, और बनाएंगे बॉक्सेस को, ऐसे याद रहता है कि ये जुवेनाइल जो बच्चा है यंग अडल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है फॉर्म के अंदर, इसको बोलते हैं हेट्रोफाइली, कि लीफ का चेंज हो गया फॉर्म लाइफ स्टेज की बुनियाद है, बचपन में अलग स्टेज, अडल्ट में अलग स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई बच्चा होता है ना, वो बच्चे की तरह बात करता है। अगर बच्चा करता है ना बड़े की तरह बात, वो पसंद नहीं आता है। अगर बड़ा करता है बच्चे की तरह बात, वो भी पसंद नहीं आता है। तो हर स्टेज में अपने हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, सेम लीफ भी करते हैं। ऐसे देखिए आप यहाँ पे, ये लार्ज पर की एग्जाम्पल थी, बटर कैप की एग्जाम, बटर कप की एग्जाम्पल लेते हैं, बटर कप देखा होगा आपने पानी में। अगर देखिए ना वाटर बटर कप जो होता है, जो वाटर में रहता है, वो ऐसा बनता है लीफ उसका। तो एनवायरमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे एनसीईआरटी पे, एनवायरमेंटल स्ट्रेस या एनवायरमेंट ने इसको मजबूर कर दिया इस बात पे। यहाँ पे क्या मसला हो गया, लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म ने इसको इस बात पे मजबूर कर दिया कि हेट्रोफाइली दिखाएगा। हेट्रोफाइली बिकॉज ऑफ लाइफ फॉर्म एंड हेट्रोफाइली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि एक्वाटिक हैबिटेट में ऐसा कुछ दिखता है ये बटर कप, और टेरेस्ट्रियल में कुछ ऐसा दिखता है। अगर समझने का मुझे सवाल पूछ सकते हो आप, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा हर सवाल का जवाब अच्छे से। तो वो यहाँ लिखा है हमने, सेम प्लांट तो होता है लेकिन डिफरेंट शेप होती है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है उस अकॉर्डिंग। ऐसा होता है क्योंकि जो प्लांट्स है मूव नहीं कर पाते है ना, तो वो अडेप्ट ही करते हैं स्ट्रक्चरली। होता बेचारा, अगर कोई प्लांट बेचारा पानी में है बटर कप, वो मन निकलेगा बटर कप पानी से जाएगा एक्वाटिक लाइफ में, है ना। हाँ, हमको समझ आ रहा है इंशाल्लाह। तो वो बता सकते हैं पानी से बाहर निकलेगा जाएगा जमीन में, नहीं ना, वो जाएगा जमीन से पानी में, वो बेचारे एक जगह वो मूव नहीं कर पाते, वो मत उनके पास मत लोकोमोशन होता है, प्लांट्स डोंट शो लोकोमोशन। तो दैट्स वाई वो अपने आप को अडेप्ट ही करते हैं स्ट्रक्चरली जिस जगह पे होते हैं। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। पता है हमें को ज़्यादा टाइम पढ़ने को वजह होता है, मैं एक एक लफ्ज़ को बोलता हूँ प्लास्टिसिटी क्यों उसको बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ डेवलपमेंट प्लस चलो इसका डेफिनेशन ये नहीं, क्योंकि वैसे याद नहीं रहता है, वो पढ़ाना होता है, उसको बोलते हैं पैसिव टीचिंग।
पैसिव टीचिंग का मतलब होता है जो पढ़ाया जा रहा होता है ना, बच्चा पढ़ता है ना, सब भूल जाता है और याद नहीं रहता है। इसमें टाइम बहुत लगता है पढ़ने को, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग नहीं होता है। इसमें इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ही होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को। मैं चाहता था आप बेसिक से ही पढ़े सारे अच्छे से। अच्छा, कंट्रोल और डेवलपमेंट क्या होता है? प्लांट डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप्स ऑफ फैक्टर से कंट्रोल की जाती है, ठीक है। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर, जो प्लांट के अंदर होता है ना, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर, वो भी आपको पता ही है। एक्सटर्नल फैक्टर पता है ना आपको पहले से ही, वो लाइट वाइट, वो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वो तो पता ही है आपको। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ प्लांट डेवलप्स। लाइट जैसी होगी बड़ा हो सकता है, टेम्परेचर, वाटर, ये पता है आपको। लेकिन जीन्स को रिप्लेसमेंट ये नहीं करवाते हैं। बाहर से फैक्टर्स है, उससे मतलब अंदर के जीन हो जाएंगे, जीन 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 ही रहेगा अंदर से। जीन, जो जीनोम है ना, जीनोम जीनोम रहेगा वैसा ही, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो होते हैं ना, मतलब प्लांट के हॉर्मोन्स, जो मतलब इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से होते हैं बॉडी के, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। तो वहाँ पता है डीएनए कहता है कंट्रोल प्लांट कैसे ग्रो करेगा, जो मतलब जेनेटिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं इस चीज़ को। प्लांट हार्मोन्स में एग्जांपल आती है ना, जैसे प्लांट हार्मोन्स का नाम होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनकी जो प्लांट की ग्रोथ रेगुलेशन होती है, वो पीजीआरजी करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो कि आपने क्लास में पढ़े होंगे, ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये हमने सब पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ये हमें और पढ़ना है, इसकी डिस्कवरी कैसे होगी, कि साइंटिस्ट ने किया, वो सब पढ़ना है। तो पता है इनके फंक्शंस ये सब होते हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, फ्लावरिंग और एजिंग। वो हमें देखना है हर एक का अपना अपना अलग से। अब देखिए, ऑक्सीजन है ना पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो कि इंटरनल फैक्टर होता है प्लांट का डेवलपमेंट के अंदर। अब ऑक्सीजन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने दिया है, वो थोड़ी समझनी मुश्किल है, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे। ये आप देखिए ध्यान से। ये क्या है? अगर आपको याद होगा, रेडिकल क्या होता है? जो रूट जिसे बन जाता है। रेडिकल मतलब एम्ब्रियोनिक रूट। और अगर आपको याद होगा, प्लूम्यूल था एक, प्लूम्यूल क्या होता है? वो होता है एम्ब्रियोनिक शूट, उससे बनता है बाद में अपर प्लांट बॉडी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? सीलियोप्टाइल, सीलियोप्टाइल, ठीक है। ये नहीं, ये देखिए, ये देखिए आप, इसको होते हैं सीलियोप्टाइल। अपने वो डंडी जिसपे लीफ खड़ा होता है, और ये बाकी फोलिएज लीव्स है, आपको लीफ दिख रहे हैं, ठीक है। सीलियोप्टाइल क्या होता है? वो प्लूमेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक शूट। हाँ, मैंने क्या कहा? हाँ, एम्ब्रियोनिक शूट। एंड रेडिकल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रूट। तो अब देखिए आप, जो सीलियोप्टाइल होता है, इसके टिप के अंदर ऑक्सीजन बन जाता है। जो आप सीलियोप्टाइल देख पाते हैं, सीलियोप्टाइल क्या होता है? डंडी जैसी जो होती है, इसकी जो टिप होता है ना, ये टिप, इसका टिप देखिए आप, यहाँ इसका जो टिप है, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट? ऑक्सीजन हार्मोन, टिप पे, है ना, ऑक्सीजन टिप पे ही होता है। ये मेज प्लांट के एग्जाम्पल में लिए। अब एक एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। पहले समझेंगे हम ये क्या होता है सिरोप्टाइल। सिरोप्टाइल इज नथिंग बट प्रोटेक्टिव शीथ। शीथ क्या होता है बॉटनी में? कवर। प्रोटेक्टिव शीथ होता है मोनोकॉट सीडलिंग के अंदर। जो मोनोकॉट सीडलिंग होती है ना, सीडलिंग, सीड का बच्चा जो होता है, ये देखिए आप, मोनोकॉट सीडलिंग। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सिरोप्टाइल। तो एक्सपेरिमेंटल आइडिया ये है कि जब लाइट करती है फॉल इस प्लांट के ऊपर, ऑक्सीजन मूव करते हैं अवे फ्रॉम लाइट। ये चीज समझनी है पहले ही। ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट साइड। ऑक्सीजन को लाइट पसंद नहीं होती है। लाइट जहां से आती है बोलते हैं द चेहरा फेथ है, यहां से लाइट आ रही है, वो यहां से यहां की हो जाएगा, ठीक है। सेल्स ऑन द डार्क साइड ग्रो मोर। अब जाहिर सी बात है, जब वो मूव अवे कर रहे हैं, निकल रहा है, वो डार्क साइड से जा रहा है, कहाँ की ओर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जा रहा है डार्क साइड से। जब ऑक्सीजन डार्क साइड से जा रहा है, सन से बच रहा है, तो वहां क्या होगा? डार्क साइड से, डार्क साइड ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा। मिसाल के तौर पे, आगे लाइट है, आगे सच में लाइट है, जैसे ना मैं चमक रहा होता हूँ इस टाइम पे, आगे लाइट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लाइट मेरे सिरे, मुझे लाइट पसंद नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, मतलब मैं यहाँ की ओर ग्रोथ करूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ की ओर ग्रोथ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मेरे क्या थे? ऑक्सीजन वहां की ओर जा रहे हैं, वो उनको डार्कनेस पसंद है। लेकिन मैं हो जाऊंगा ना फिर बैंड उसी की ओर, मैं हो जाऊंगा बैंड उसी की ओर ज्यादा फिर। तो वही समझाएगा ये। प्लांट बैंड करता है फिर टुवर्ड्स लाइट, वो हम देखेंगे वो कैसे हो जाता है। इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। पढ़ा होगा आपने ये चीज ना। फोटो पीरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इसको बोलते हैं, वो अलग है। फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म होता है जो हल्की हल्की मूवमेंट प्लांट दिखाता है ना, वो रूट बच जाता है। या फॉर एग्जांपल जो टच पिन और प्लांट को टच करते हो, मतलब बात बंद कर देता है, वो ट्रॉपिज्म नहीं होता है, वो वैसे नेक क्या होते हैं, नेक, नेक क्लास 10 में बताया ये चीज। अब समझते हैं आपको ये कि फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट मूवमेंट दिखाता है, बेंड बेंड कर देता है थोड़ा सा, ठीक है, हल्की सी मूवमेंट। लोकोमोशन नहीं कहते, मूवमेंट दिखाता है हल्की सी।
तो ऑक्सीजन कंट्रोल करता है ग्रोथ डायरेक्शन को, यही ऑक्सीजन। ये कैसे होता है ये मैंने सब पढ़ा दिया है, लेकिन अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखिए, ये आपको समझ आ गया, अब छोड़िए आप इसको। यहाँ से मैंने इसको डायग्राम बनाई है, ये देखिए आप, ये बहुत अच्छी डायग्राम, आपको कहीं नहीं मिल सकती है ये, सबसे अच्छी डायग्राम है ये। देखिए, फोटोट्रॉपिज्म शूट्स के अंदर कैसे होता है। फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह से मूवमेंट दिखाना। यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट एक साइड से आ रही है, ठीक है, इस साइड से लाइट आ रही है, वन साइड से सिर्फ आ रही है, ठीक है, बात समझनी है। ऑक्सीजन कहाँ बनते हैं, हम जानते हैं सीरियोप्टाइल के टिप के अंदर, ये सीरियोप्टाइल है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द टिप ऑफ द शूट, यानी कि सीरियोप्टाइल। फिर आप देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द शेडेड साइड। ऑक्सीजन जा रहा है शेड, वो बोल रहा है यहाँ से ताप बहुत है, मैच खरा ताप अगर पाना शेड में जा रहा है वो शेड की साइड से। ऑक्सीजन मूव कर रहा है लेटरल, यानी कि साइड से जा रहा है वो, किसकी ओर, टुवर्ड शेडेड साइड, यहाँ की ओर जा रहा है, ठीक है। When light falls from the one side, oxygen moves laterally and accumulates on the shaded side away from light। बताया कोई चीज, उसको पसंद नहीं होती लाइट, ऑक्सीजन को पसंद नहीं होती लाइट। अब क्या होता है, मोर इलोंगेशन होती है शेडेड साइड से, यहाँ से इलोंगेशन हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ से बड़ा बड़ा हो रहा है ये इतना इलाका, क्योंकि यहाँ से मोर ऑक्सीजन उसको बढ़ा रहा है इलोंगेशन के अंदर, ठीक है। फिर लेस ऑक्सीजन लेस इलोंगेशन, जितना कम होगा ऑक्सीजन उतनी इलोंगेशन कम हो जाएगी, है ना। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन इन शूट्स, सो सेल्स ऑन शेडेड साइड होते हैं वो इलोंगेट ज्यादा कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि यहाँ से इलोंगेशन बहुत हो रही है, यहाँ से कम हो रही, कम हो रही है, अगर यहाँ से इलोंगेशन ज्यादा हो रही है, अब हो रहा है ना बारी, यहाँ से जाएगा ना इसकी ओर ऐसे, आप समझ रहे हैं? मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मानिए ये फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, ठीक है, इसमें इस साइड से ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इस साइड से, इस साइड से, अब ये इसको धक्का, अब ये लाइट की ओर ही जाता है, इसको अब ये साइड अब लाइट की ओर जाता है, ठीक है। तो शोर बेंड करता है टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑन शेडेड साइड। इस साइड से ना ग्रोथ ज्यादा, अब यहाँ से बहुत ग्रोथ हो गई। अब एंड लेस ग्रोथ ऑन लाइट साइड, यहाँ से लाइट साइड से कम ग्रोथ हो गई। अब शोर बोलता है यहाँ से ग्रोथ ही नहीं हो रही, यहाँ सारी ग्रोथ हो रही है, चलो अब लाइट की ओर ही मूव करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म की एग्जाम्पल। कि जब शेडेड साइड से अब बढ़ रहा है ऑक्सीजन, क्यों बढ़ रहा है, ऑक्सीजन को पसंद है शेडेड साइड। अब ये साइड बोल रहा है भाई लोग स्पेशल लाइट ही, वहां मैं वो लाइट को नहीं असल बेंड बेंड, ये कर रहा है लाइट को और बेंड। तो ऑक्सीजन की वजह से ये बेंड करता है, अगर इनडायरेक्टली वजह होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है दैट्स वाई बेंड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहता है लाइट की ओर मत जाओ, आ जाओ शेडेड साइड की ओर, वहां से इतनी ग्रोथ होती है, फिर मजबूर है प्लांट अपने लेस शेडेड साइड को पूरी लाइट की ओर लेने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे समझनी है। फिर एनसीईआरटी ने और खुश कर दी है, वो वहां पे समझ नहीं आई है, मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये समझ नहीं आएगा। ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट उसने दिया है, टिप ऑफ सीलियोप्टाइल, क्योंकि इसी टिप में क्या होता है, ऑक्सीजन इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्सपेरिमेंटली साबित किया गया कि सीलियोप्टाइल की टिप में होता है। साबित कैसे करते हैं, ये देखिए एविडेंस सामने होता है। इंटैक्ट सीलियोप्टाइल लाया हमने, इंटैक्ट मतलब जो बिल्कुल ठीक सीलियोप्टाइल था, कोई उसको बेंडिंग मतलब कोई उसको हमने ये नहीं कर दिया, क्या कैप कैपिंग वैपिंग नहीं कर दी, जैसा है वैसा ला दिया। वो कर्व कर रहा है टुवर्ड्स लाइट, कर्व्ड टुवर्ड्स लाइट, लाइट अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से मानिए फॉर एग्जांपल ज्यादा ऑक्सीजन है, ये इसके हो जा रहा है, लाइट से बच रहा है ये। देखिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द टिप ऑफ द सीलियोप्टाइल, हाँ, एंड मूव्स डाउनवर्ड व्हेन टिप इज रिमूव्ड और सेपरेटेड। अगर हम देखिए टिप कटिंग ऑफ, अगर हम टिप भी काट दी तो बैंड वेंड नहीं हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, जो बेंड हो रहा था वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था, अगर टिप भी हटा दी स्टेरोप्टाइल की, बेंडिंग ही नहीं हो रही है, होगी कहां से, जब बचा ही नहीं ऑक्सीजन वहां पे। तो अगर हमने अब ओपेक कैप लगा दी, ओपेक क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट ट्रांसफर नहीं हो जाती है ना, ओपेक जैसे होता है ग्लास ओपेक होता है कोई, उसके थ्रू लाइट ट्रांसफर नहीं हो जाती है, ट्रांसमिट नहीं हो जाती है। तो ओपेक कैप प्लेस हम करेंगे टिप के ऊपर, तो भी बेंडिंग नहीं हो जाएगी, क्यों, बेंडिंग इस वजह से नहीं हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको लाइट पहुंच नहीं रही है। जब ऑक्सीजन को लाइट पहुंचती है तब जाके वो जाता है टुवर्ड्स शेडेड साइड, तब जाके बेंड करती है लाइट टुवर्ड्स प्लांट टुवर्ड्स व्हाट, सनलाइट। तो अगर हमने कैप ही कर दिया, ऑक्सीजन को पता ही नहीं है बेचारे को धूप आ रही कि नहीं। यहाँ देखिए ना टिप, ये देखिए आप टिप, यहाँ पे टिप ही हटा दी है, लेकिन यहाँ पे टिप रखी थी हमने, ऊपर से बंद कर दिया टिप को, तो मतलब कि नहीं अंदर से कुछ ना कुछ है वहां पे चीज जो मसला कर रहा है पैदा, वही। फिर मिका शीट लैब में, मिका शीट प्लेस्ड बिलो टिप, ये सब एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। मिका शीट टिप के थोड़ा नीचे इसको प्लेस कर दिया गया, टिप के थोड़ा सा नीचे, तो उस टाइम बेंडिंग नहीं हो गई।
आप बोलेंगे ऐसा क्यों गया, हम सब देखेंगे। पहले देखिए मिका क्या होता है। मिका मतलब होता है ये नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट मटेरियल होता है। दिस मिका इज नथिंग बट सिलिकेट मटेरियल। जरूरत नहीं है मैं उससे, आप फिर भी लिखूंगा मैं यहाँ पे सिलिकेट मटेरियल। जब हमने इसको मिका शीट को प्लेस कर दिया बिलो टिप, टिप के ऊपर नहीं, बस बिलो टिप इसको प्लेस कर दिया, तो उस मौके पे भी इलोंगेशन इसकी हो गई, बेंडिंग नहीं हो गई। फिर मिका शीट जो है विद टिप, विद टिप, अगर मिका शीट जो है वो टिप के ऊपर रख दिया हमने, बेंडिंग उस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। ये जो नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू, यहाँ पे अगर आप इसको जूम करेंगे ना, जूम देखिए आपको दिखेगा इसमें ब्लू ब्लू कुछ है, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे देखिए ना ब्लू ब्लू। इस ब्लू का मतलब है ये ऑक्सीजन इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने के लिए है। और डायरेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे समझा रहा है, ये यहाँ पे समरी लिखी है कि व्हेन इज टिप इज रिमूव्ड, यहाँ पे रिमूव कर दिया उन्होंने टिप फॉर एग्जांपल, और सेपरेटेड, यहाँ पे सेपरेट कर दिया बाय मिका और ओपेक कैप। मिका और ओपेक कैप, देखिए यहाँ पे मिका कैप लगा दी, यहाँ पे ओपेक कैप लगा दी, तो ऑक्सीजन जो है वो कैनॉट रीच इलोंगेशन रीजन। ऑक्सीजन नीचे की ओर आता ही नहीं है, क्या लगा ना मिका शीट हमने। अब यहाँ से ऑक्सीजन नीचे की ओर आ ही नहीं रहा है, ये होता बारी साइड, फिर जाता इस साइड से, ऐसे ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन कैनॉट रीच द इलोंगेशन रीजन, ऑक्सीजन जो है वो इलोंगेशन रीजन तक पहुंचता ही नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो इलोंगेशन रीजन तक पहुंचता ही नहीं है ना। यहाँ पे इलोंगेशन रीजन होता है ना, अगर आपको याद होगा, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरा क्या होता है इलोंगेशन रीजन, तीसरा क्या होता है मैच्योरेशन रीजन। MEM याद करना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टॉप मोस्ट, इलोंगेशन उसके बाद, मैच्योरेशन उसके नीचे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योर, ये मानिए अब ये इलोंगेशन फेज है। तो अगर मिकाशीर लगा दिया ऊपर से, ऑक्सीजन नीचे आ ही रहा है, अगर ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगा तो बस बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही करता है, बेंडिंग का सबब ऑक्सीजन ही बनता है। उसके बाद बेंडिंग नहीं हो जाती है। लेकिन व्हेन टिप इज प्लेस ऑन मिका, जब टिप को प्लेस कर दिया जाता है मिका के ऊपर, टिप जो है ना, टिप मतलब कौन सी टिप, जो सीलियोप्टाइल की टिप है ना, सीलियोप्टाइल उसकी टिप है। अब इस टिप को हमने कर दिया काम, इसको हमने ऑन मिका रख दिया। पहले ने क्या कर दिया था, मिका इसके ऊपर लगा दिया था, इसको बंद कर दिया था, मिका शीट सेपरेशन कर दी थी इसकी, अब इसके ऊपर बस मिका रख दिया गया। तो क्या हो गया उसके बाद, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू मिका, ऑक्सीजन मिका से घुस के हुए फिर नीचे आ गया, तब जाके बेंडिंग हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन बेंडिंग करवाता है। वो हमने देखा बेंडिंग कैसे क्या हो जाती है, वो छोड़िए आप। ये बहुत मुश्किल समझ रहे हैं सच में। एनसीईआरटी ने कुछ नहीं समझा यहाँ पे, 0% भी नहीं। वहाँ की लाइंस कुछ यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं एनसीईआरटी ने। तो ये आपको डायग्राम का उठाना स्क्रीनशॉट, वरना आपको ये समझ, हाँ ये नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा वैसे ज़रूरी। बहुत मेहनत लगती है नोट बनाने को, ढूंढना पड़ता है ये फोटो वगैरह ना। पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। मुझे फिर सर ने कहा था, मेरे एक सर है वो पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला में, मुझे ही पढ़ाना है वहाँ पे अब, लेकिन 2 साल के बाद मेरे जब मास्टर्स हो जाएगा वहाँ पे, तो उनका नाम है आदिल सर, उनको शायद जानते होंगे आप, JK, नहीं क्या उसका नाम है, JK बोस वाला है ना, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। तो मैं वहाँ पे गया था उनके पास भी, तो वो पढ़ते थे पहले मेरे पास ना, अरबिक अरबिक, वो बहुत बड़े स्कॉलर है, PhD स्कॉलर। तो उनने मुझे कहा था ऐसे सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे होते हैं बोथ रहे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी लाइन पे बाद में आना चाहिए, स्टार्टिंग में पहले बेस से चलना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़नी है, कम्पैक्ट होती है बहुत, मतलब टीचर के लिए भी एनसीईआरटी मुश्किल होती है। अब क्या मसला, अब कैसे मतलब बच्चा पढ़ता है खुद ही एनसीईआरटी डायरेक्टली, एनसीईआरटी में बता सकता है वो, उसको पहले बेसिक क्लियर करना होता है ज़रूरी। फोटोट्रॉपिज्म ऑफ शूट्स जो होता है, उसमें क्या हो जाता है सर, पार्टे ने से एक्सप्लेन करिए। हाँ ये पता है, मैंने क्यों रखा ये अनएक्सप्लेन थोड़ा सा, क्योंकि ये आगे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट अलग से मैंने लिखा है इसके बारे में, ये देखिए आप, डिस्कवरी ऑक्सीजन है ना, ये सब समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से, कैसे क्या होता है। यहाँ पे इंशाल्लाह हम समझेंगे अच्छे से, तब आपको ये पूरा समझ आएगा। फिर मैं इसको आधा ही बोला आपको, क्योंकि ये आगे हमें समझना अच्छे से। इन शॉर्ट समझिएगा, आपको ऐसे समझना है इस चीज़ में कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये बनी आप सीरोप्टाइल डंडी जो होती है, जिससे मतलब सपोर्ट मिलता है प्लांट को, सीरोप्टाइल मोनोकोटिल्स प्लांट्स में। अगर लाइट आ रही है इसको इसकी तरफ से, इस तरफ से, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा ना, वो शिफ्ट करेगा इस साइड से, लाइट की साइड से हो जाएगा उसके वो जो डार्कर साइड होगा। फिर होती है डार्कर साइड में ग्रोथ ज़्यादा ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की ग्रोथ हो रही है ज़्यादा ऑन द डार्कर साइड, फिर वो खुद करते हैं बेंड लाइट की ओर, वो सीरोप्टाइल। उस बेंडिंग को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म।
जो कॉज करवाता है ऑक्सीजन। अगर अब कैप ही बंद कर दी ऊपर से, कैपिंग कर दिया उसको ऊपर से, या उसको मिका शीट लगा दिया, तो उससे क्या होता है, लाइट नहीं पहुंचती ऑक्सीजन तक और ऑक्सीजन बैंड नहीं कर पाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बैंड तब, ऑक्सीजन कहाँ बैंड करता है असल में, ऑक्सीजन करवाता है बेंडिंग प्रोसेस, क्योंकि उसमें होता है वो प्रोसेस, वो हमें पता है। फिर अगर ने मिका शीट को बिलो टिप रख दिया, बिलो टिप रखने से क्या हो जाएगा, बिलो टिप रखने से मिका शीट के अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो बनता है सिलिकेट मटेरियल से, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर मिका शीट ने बस टिप पे रख दिया, बस रख दिया टिप पे मिका शीट को, तो उस मिका शीट से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन निकलेगा, घुस जाएगा नीचे, तब जाके बेंडिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ पे समझना है। सर ये समझ आ गया, अच्छा, आपको समझ आ गया सर। पार्ट 10 नए से एक्सप्लेन। पार्ट ई, अच्छा पार्ट ई, कौन सा ई पार्ट? ई पार्ट बोल रहे हैं आप, ई पार्ट? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट द टिप, ठीक है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑक्सीजन रीडिस्ट्रीब्यूट टू द शेडेड साइड, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट रैंडमली, इट मूव्स लेटरली, जाता है टू द डार्कर साइड, या टू द डार्कर साइड जाता है लेटरली, मतलब साइड साइड जाता है डार्कर साइड की ओर। फिर क्या होता है, मोर ऑक्सीजन घुसता है शेडेड साइड में, वहां होती है ग्रोथ ज्यादा, सेल करती है इलोंगेट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन रहता है शेडेड साइड पे, तो लेस ग्रोथ वहां पे हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि शूट करता है बेंड टुवर्ड्स लाइट। कौन सा शूट वाला साइड जहाँ पे लेस ग्रोथ हो जाती है, ऑक्सीजन शिफ्ट होता है टू डार्कर साइड, ये है ना, कॉजिंग अनइवन ग्रोथ हो जाती है, दैट बेंड्स लाइट ओवर। कुछ नहीं है, क्या पता है, लाख बार बोला हमने ये चीज, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमने खत्म कर दिया आज ऑक्सीजन का भी मसला। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। फिर आपको समझ आएगा अच्छे से ये चीज़ क्या है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब तक कितना आसान हो चुका है एनसीईआरटी पढ़ना। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू, है ना, पूरी लाइफ टाइम में जो होती है उसको चेंजेस थ्रू आउट इस लाइफ साइकिल। अगर प्लांट्स की बात करते हैं, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू द सेनेसेंस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ, वो यहाँ पे इसने दिया है, ये देखिए आप। इससे यहाँ पे क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ना, उसमें होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसमें सॉरी, साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है। साइटोप्लाज्म जो उसमें बढ़ता है, उसमें उसके बाद क्या हो जाता है, सेल डिवीजन, और वो बना सकती है वापस मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का, इसको अभी आप लिखे, सेल्फ रिन्यूअल कर सकती है वो, सेल्फ रिन्यूअल। या तो वो सेल्फ रिन्यूअल नहीं करेगी, वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद डिफरेंशिएशन से दिखाएगी, ग्रोथ के बाद डिफरेंशिएशन दिखाएगी। और इसी ग्रोथ के बाद डिफरेंशिएशन क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। यहाँ पे आप लिखिए एनसीईआरटी पे, ऐसे ऐसे याद रहेगा। एक्सपेंशन होती है, इलोंगेशन होती है, मैच्योरेशन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, बनती है मैच्योर सेल। फिर आकर मर जाती है, सेनेसेंस, डेथ। ये कुछ नहीं था, ये क्या था, सब पढ़े ऑलरेडी। ये होता है सीक्वेंस एलिमेंटल प्रोसेस का। प्लांट्स फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवेज को इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस। कैसा एनवायरनमेंट आ रहा है, कैसा लाइफ फेज है, उस एतबार से वो अपने आप के अंदर क्या दिखाते हैं, डिफरेंट पाथवे दिखाते हैं, या अपने आप के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड दिस एबिलिटी को मतलब प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोफाइलिंग, ये सब पढ़ा था हमने, ये आपको पता है आप। उसकी ये तो आसान लाइन है एनसीईआरटी, मैं करूँगा इग्नोर इस चीज़ को, जो आसान होगा। ये भी पता है आपको, दस ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट आर वेरी क्लोज रिलेटेड। डेवलपमेंट क्या होती है, वो होती है सम ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट प्लांट्स में क्या होती है, वो होती है ग्रोथ भी और डिफरेंशिएशन, वही ना। अंडर द कंट्रोल ऑफ, डेवलपमेंट होती कैसे, दो चीज़ों की वजह से, एक तो होती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, वो पता है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, पीएच है। इंटरनल क्या होता है, जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं अंदर के फैक्टर्स, वो ना हार्मोनल मसला, जो वही पीजीआर जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर, जो फॉर्मर यानी कि जो पहला है, फर्स्ट वन यानी कि इंट्रिंसिक वाला, उसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन द सेल जो हो रहा होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, या इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल्स जो हो रहा होता है, जैसे सच एज केमिकल्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, वही चीज़ होता है। और बाकी पता ना आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, उसमें आता है ये सब, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। इतना ही चला।